Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today we will discuss about the colligative properties. What are the colligative properties? The properties which depend upon only the number or concentration of the solute particle in solution and do not depend on their identity or nature, then these qualities are called colligative properties. वो प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी सब्सटेंस की जो कि उसके नंबर पर डिपेंड करें या उसकी अमाउंट पर डिपेंड करें कि या उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करी है, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मीन कि हम जितनी ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा करते जाएंगे, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे, उतना ही उस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो जो नेचर पे डिपेंड नहीं करी कि किस तरह का सब्सटेंस है, बल्कि उसकी अमाउंट पे डिपेंड करी है कि कितनी अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exhibits 4 different type of colligative properties such as lowering of vapor pressure, जो कि हमने पीछे भी देखा, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का हमने पीछे देख लिया था कि वो सॉल्यूट्स जो कि इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम नॉन वोलेटाइल कह रहे हैं। और इस तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमने उनको कहा था कि जो अब जैसे ही उनका सॉल्यूशन बनाते हैं वो अपने पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, मीन इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो जाते। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स जो है जब ऐड करें किसी भी सब सॉल्यूशन के अंदर, तो वो अगर डिपेंड करें इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते जाएं तो उतने ही प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता जाए। तो ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। Each colligative property is related to the other through suitable mathematical expression. हम देखेंगे कि हम इनको कैसे ड्राइव कर सकते हैं और कैसे रिलेट भी कर सकते हैं। These properties are particularly important since they provide valuable method for finding the molecular masses of the dissolved substances. इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से जब हम इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे तो फिर हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हम यहाँ पे कि जो डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं, जो सॉल्यूट है हमारे पास, उनकी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, हम वो भी यहाँ पे निकाल के देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। जो जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? कि सॉल्वेंट की सरफेस जो है वो अब क्या होगी, कवर कर ली है हमारे पास सॉल्यूट ने, तो अब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो सकते, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of the solvent is lowered. This is because the addition of solute molecule has cut down the number of solvent molecule escaping from a unit surface area of the solvent in a unit time at given temperature into the vapor phase। कि हमारे पास क्या है, जब हम सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो क्या काम कर रहा है कि वो उसका जो सरफेस एरिया है वो उसको कवर कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर। उसको वेपर्स में जो कन्वर्ट होने थे पहले, वो उतने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, द lowering of the vapor pressure of a solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solute in a solution। जब हम lowering of वेपर प्रेशर की बात करेंगे या रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वो डिपेंड कर रहा है कि लोअर किसकी वजह से हो रहा है, कि जो हमने सॉल्यूट डाला है, जितनी अमाउंट हम सॉल्यूट की डाल रहे हैं। ठीक है, पी नॉट हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो कि पहले ज़्यादा था, जब उसका सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द
सल्यूट, जितना सल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसकी जगह पे हमने क्या किया, पी नॉट एक कांस्टेंट लगा दिया, और जब इक्वल का साइन है तो वो क्या होगा, अगर इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट। ये हमारे पास क्या थी, डेल्टा पी था कि चेंज इन वेपर प्रेशर, ये विद रेफरेंस टू ओरिजिनल आ गया, तो इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2। अब x हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे भी निकालते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन फॉर्म। सो n1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, और 2 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सल्यूट के लिए। Here P is the vapor pressure of the pure solvent, PS is the vapor pressure of the solution, and the difference P naught minus PS is the which is equal to the delta P is the lowering of vapor pressure, whereas P naught minus PS over P naught is the lowering of vapor pressure relative to the vapor pressure of the pure solvent, which is called relative lowering of the vapor pressure. Here the N1 and N2 represent the number of moles of the solvent and the solute respectively. Mean N1 जो है वो solvent के लिए है, N2 हमारे पास solute के लिए है। और जहाँ से हमने क्या किया कि x2 की वैल्यू निकाल ली, मीन के जो solute के नंबर ऑफ मोल्स जो थे या उसकी जो मोल फ्रैक्शन थी वो हमने निकाल ली, तो हमने यहाँ पे जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है। हम यहाँ से हमने पीछे भी बात की कि हम क्या कर सकते हैं कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम जो सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम इसका मॉलिक्यूलर वेट? The molecular mass of a non-volatile solute can be determined by measuring the lowering of the vapor pressure. Lowering of vapor pressure क्या, P naught minus Ps produced by the dissolving a known mass of solute in a known mass of the solvent. अगर हमें पता है कि हमने इतने ग्राम सॉल्वेंट solute डाला है इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हमारे पास जो सल्यूट है उसका। इफ W2 ग्राम ऑफ सल्यूट, अब हमें पता है कि 2 हमने सल्यूट के लिए यूज करना है और 1 जो है वो हम सॉल्वेंट के लिए यूज करें। इफ W2 ग्राम ऑफ अ सल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2 is dissolved in W1 gram of solvent having the molecular mass of M1। अब यहाँ पे जो आपने इक्वेशन देख ली नंबर ऑफ मोल्स, जो इक्वेशन हमने ऊपर देखी है नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें पता है मोल्स कैसे निकालते हैं, मैस इन ग्राम, मैस और वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम वेट ले रहे हैं, वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सिमिलर। अब ये सल्यूट के लिए है 2, तो क्या आ गया कि वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। तो हम यही कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सल्यूट ले रहे हैं, उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी है हमारे पास और दोनों की मास भी है। एक्चुअल में हमने इस M2 की वैल्यू को निकालना है। तो इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ W2 ग्राम ऑफ सल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2 इज डिसॉल्व इन अ W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हैविंग द मॉलिक्यूलर मास M, देन मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है मोल क्या है कि कितनी मास है सल्यूट की डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो पीछे इक्वेशन है हम वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो कि इक्वल था हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो यहाँ पे जब हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें सल्यूट के लिए और सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की प्लस कर दें।
अब एक्चुअल में इस इक्वेशन के अंदर जब हम कह रहे हैं कि हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स में से डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो हम सोल्यूट की वैल्यू है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ताकि इक्वेशन हमारे पास ज़रा सिंप्लीफाई होती जाए। हमने क्यों इसको रिमूव किया कि डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत कम अमाउंट हमने सोल्यूट की ऐड की होती है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो टर्म आ रही है तो हम सोल्यूट के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब ये सिंपली कहते हैं हमने यहाँ से n2 को इग्नोर कर दिया या हमने ये टर्म इग्नोर कर दी। अब हमारे पास क्या रह गया, W2 डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 एंड अगेन डिनोमिनेटर में M1 है। अब होता क्या है कि ये क्या बन जाएगा कि W2 बाय M2, अब ये डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो M1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसीलिए आप नीचे इक्वेशन में देखें W2 मल्टीप्लाई बाय M1 और नीचे क्या रह गया हमारे पास M2 W1। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाली। हमने क्या किया, सिंस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज negligible small as compared to N1, it can be neglected in the denominator। तो यहाँ पे N1 प्लस N2 के बजाय हम सिर्फ N1 की वैल्यूज लिख लेंगे और इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, relative lowering of vapor pressure is equal to W2 multiplied by M1 W1 and M2। अब हमने निकालना क्या है यहाँ से, mass of the solute, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर mass of the solute। एग्जैक्ट वेट तो हमें पता है कि हमने कितने ग्राम डाला, ठीक है, या हमें कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वो पता है, या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता है, लेकिन हमें ये सब्सटेंस का नहीं पता कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज कर दें। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो M2 इस साइड पे चला गया, ये वाली साइड टर्म इस साइड पे आ गई, तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS एंड ये टर्म हमारे पास क्या रहेगी पीछे, W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय W1। तो यहाँ ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है जो कि हमने डिटरमिन करना था। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू हो कि हमारे पास ओरिजिनल वेपर प्रेशर हो और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। नोइंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ P नॉट माइनस PS ओवर P नॉट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, M1 है, and the molecular mass of the solute can be calculated from this equation. Example is given that the vapor pressure of water at 50 centigrade is 92 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन प्योर जो है P नॉट है हमारे पास कितना है, 92 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 18.1 ग्राम ऑफ यूरिया आर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैस ऑफ वाटर कितनी है, 100 ग्राम, और यूरिया हमने कितना ऐड किया है, 18.1 ग्राम। वाटर की मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है कि वो कितनी होती है, 18, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल और 18 AMU होती है। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ यूरिया भी हमने अगर हमें पता है तो हमने अगर निकालना क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। सेम इक्वेशन यूज करें, यहाँ पे उसने आपको कह दिया कि ये निकालें, P नॉट माइनस PS निकालें, वैल्यूज पुट करोगे तो आप वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको ये भी कहा जा सकता था कि इतना इसका वेपर प्रेशर कम हुआ या ओरिजिनल इतना था और बाद में इतना हुआ, तो आप जो है उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाएं। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आप लोगों को पेपर के अंदर, तो इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए आप लोगों को। जैसे ये नीचे एग्जांपल दी गई है, तो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट के मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो उसको निकाल सकते हैं। सो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती हैं और कैसे यहाँ से इसको न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करके डिफरेंट तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं। The magnitude of lowering of vapor pressure of a solvent is very small in a dilute solution, कि dilute solution में जो lowering of vapor pressure है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत कम अमाउंट में हमने जो है सलूट डाला होता है। अब सलूट की कम अमाउंट है तो चेंज भी कितना होगा? कम। Therefore, the vapor pressure of the solvent and solution cannot be measured separately, और इसको हमें सेपरेट मेजर करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है। एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पी नॉट माइनस पी एस इज प्रेफर्ड, कि हम अलग-अलग मेजर करने के बजाय उनके डिफरेंस को जो है वो उसको मेजर कर लें कि पहले कितना था और बाद में कितना चेंज आया। However, some of the most commonly employed method are डिस्कस बिलो। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि वो है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। यहाँ पे डिफरेंशियल मोनोमेट्रिक मेथड है जिसके अंदर क्या है, एक मोनोमीटर है जिसके अंदर जैसे हम मर्करी होती है, मर्करी लिक्विड ऐड किया होता है या उसके अलावा कोई और सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है, तो जहाँ पे वेपर प्रेशर का चेंज की वजह से यहाँ पे इसके लेवल में चेंज आ रहा है, मोनोमीटर के लेवल में चेंज आ रहा है, तो उस लेवल को मेजर किया जाता है कि ओरिजिनली कितना था तो उसमें चेंज कितना आया है। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंशियल मोनोमेट्रिक मेथड है। दिस मेथड अनेबल्स द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, मीन उनके चेंज को मेजर करें कि कितना लोअर हो रहा है। डिफरेंशियल मोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग एन डाइब्यूटाइल phthaleate because of its low volatility, मीन ये खुद जो है वोलेटाइल नहीं हो रहा एंड इट्स लो डेंसिटी, इजीली ये क्या कर सकता है कि मूव कर सकता है अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई किया जाए। यू शेप ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। वन बल्ब कंटेनिंग दिस सॉल्वेंट इज अटैच्ड टू द वन लिम्ब of the manometer and the other bulb containing the solution to the other limb of the manometer, कि एक बल्ब है जिसके अंदर सॉल्वेंट है और दूसरे के अंदर क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन हो सकता है, और दोनों मैनोमीटर के साथ अटैच हुए। The two bulbs are first connected and the apparatus is evacuated, उसके अंदर से एयर को जो है एक्स्ट्रा एयर है उसको evacuate कर देती है till the equilibrium is reached. The difference in the level of the manometric liquid in the two limbs give the lowering of the vapor pressure. तो जितना अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा वो बता रहा है कि हमारे पास इनके वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है या कितनी कमी आई है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, कि अगर इसमें सॉल्वेंट है तो वो ज़्यादा उस वेपर्स होंगे तो वो इसको ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इस साइड पर अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं तो वहाँ पे क्या है, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, तो सलूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कम नीचे की तरफ जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा वहाँ से हम मेजर कर लेंगे कि वेपर प्रेशर में चेंज कितना आया है, कितना चेंज है। सेकंड मेथड है हमारे पास डायनामिक मेथड। उस डायनामिक मेथड्स में से एक हमारे पास क्या है, ओस्टवार्ड एंड वाल्कर्स डायनामिक मेथड्स, या जिसको गैस सैचुरेशन मेथड भी कहते हैं। In this method, a current of dry air is passed through two sets of bulb A and B containing the solution of known composition and the pure solvent respectively, कि अगर हमारे पास A तरह के हैं, अगर आपको पीछे एग्जांपल नीचे दिखा दूँ शेप पिक्चर, कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन वाले बल्ब्स को ए से रिप्रेजेंट किया है और जो बी वाले हैं वो है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। अब क्या करते हैं, यहाँ से प्योर एयर को, जो ड्राई एयर है उसको पास आउट करते हैं। अब जो प्योर एयर ड्राई यहाँ से मूव करेगी, पहले इसमें आई, फिर यहाँ से इधर मूव की, इधर मूव की, इधर मूव करी है, इधर मूव करी, और एंड पे इस साइड पे जा रही है। होता क्या है कि ये एयर जब मूव करेगी तो यहाँ पे जो वेपर्स बने होंगे उनको भी मूव करती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो जस्ट निकल रहे हैं सॉल्यूशन के। यहाँ क्या है हमारे पास,
प्योर सॉल्वेंट भी है, और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशंस के भी आ जाएंगे, ठीक है। और इन दी एंड यहाँ पे अगर हमने कोई ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है कि जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है इन वेपर्स को, तो हम क्या करें, पहले इसका वेट कर लें। पहले फर्ज करें 10 ग्राम है, लेकिन जब इन वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर ये 20 या 25 ग्राम हो गया, तो एडिशनल मास क्यों आई है कि उसके वेपर प्रेशर की वजह से उसने जो सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। So in this method, a current of air is passed through two sets of bulb A and B containing the solution. A के अंदर क्या है, solution है, और pure solvent जो है वो B के अंदर होते हैं. As the air passes through the solution in the bulb A, it becomes saturated with the vapors of the यहाँ से किसका होगा, A वाली साइड पे हमारे पास क्या है, solution है, तो वहां पे solutions क्या आएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, ये ए के अंदर से जब पास आउट होगी तो हमारे पास क्या है, बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर प्रेशर ऑफ दिस solution. The amount of vapor which the air takes up is proportional to the vapor pressure of the solution. ठीक है, कि solution के अंदर से जितने वेपर्स को वो कैरी कर रही है ए के अंदर से, तो वो PS आ गया। Thus the loss in the mass of bulb A is proportional to the vapor pressure of the solution. के सॉल्यूशन में से कितने जो है वेपर्स को वो रिमूव करें, एंड द लॉस इन द मास कैन बी मेजर्ड बाय वेइंग बिफोर एंड आफ्टर द एयर हैज पास थ्रू, ठीक है। पहले कितनी मास थी और एयर के पास होने के बाद जो है जितनी मास रह जाती है वो उसके प्रेशर के उनको बताएगी। As this partly saturated air passes through the solvent in the bulb B, अब solution के अंदर जो है वो fully तौर पे saturated नहीं थी, क्यों, क्योंकि solution के अंदर जो है solute भी है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन जैसे ये B के अंदर से पास आउट होती है तो यहाँ पे क्या है, इट टेक्स अप मोर वेपर सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन के। Thus the loss in the mass of bulb B solvent will be proportional to the difference between the vapor pressure of the solvent। एक तो वो सॉल्वेंट का है और साथ साथ क्या है कि जो पीछे से वो एयर लेके आ रही थी सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइन होके ये जो लॉस आ रहा है वो आ जाएगा अब हमारे पास, यानी उनका डिफरेंस आ जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास क्या था, चेंज। Since the air after passing through the both set of the bulb gets saturated with the solvent, therefore the total loss in the mass of bulb A and B is proportional to the P naught, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो ज़्यादा हमारे पास किसके आ रहा है कि जितना ज़्यादा होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब लॉस ऑफ मास ऑफ बल्ब बी जो है वो क्या था, हमने कहा था कितना कम हो रहा है, पी नॉट माइनस पी एस कर दें, और लॉस ए और बी के कंबाइंड में से कर दें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी नॉट के। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे कर सकते हैं, लॉस इन मास ऑफ बल्ब बी इज equal to P naught minus PS mean delta P, and the loss in the mass of bulb A plus B total is related with the vapor pressure of the solvent, which is P naught. If the water is solvent, then a set of calcium chloride tubes is attached to the end of the apparatus to catch the escaping water. अब वेपर्स में अगर वाटर है तो उसको escape से बचाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Thus the gain in mass of calcium chloride tubes will be equal to the loss in the mass of bulb A and bulb B. तो हम ये कह सकते हैं बल्ब ए और बल्ब बी में से जो लॉस हुआ है वो उतना ही
जो कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स हैं उन्होंने गेन कर लिया। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि यहाँ पे कितना लॉस इन मैस ऑफ वाटर जो था ये आ गया, और जितना ट्यूब्स में इंक्रीज हुआ तो वो किसके इक्वल है, वो ये आ गई हमारे पास अमाउंट। ये अगर हमें हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम हो गया कि ये इतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो सेम इक्वेशन यूज करें जो पीछे हमने यूज की। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज निकालें कि आप ऊपर एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा और साथ जो है वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे सारी वैल्यूज को, तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द जो सॉल्यूट है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जांपल के लिहाज से 53.8 जो है ये मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द सॉल्यूट है। अब एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक कैपेबल ऑफ गिविंग द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट वाज द टाइप डिजाइन बाय रेले एज शोन इन द फिगर। जो कि बेस्ट हमें रिजल्ट दे रहे हैं वो एक साइंटिस्ट था रेले, उसने डिजाइन किए थे, जिसको हम क्या कह रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड है। A movable mercury reservoir C connect with the two bulbs A and B। अब हमारे पास क्या है कि रिजर्वायर ऑफ मर्करी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि सी, वो दो ट्यूब्स के साथ अटैच है ए और बी, और इनके अंदर क्या है मर्करी फिल की हुई है। A movable mercury reservoir C connect two bulbs A and B with each about 4 centimeter in diameter at C, जिनका डायमीटर हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। The two indicator points P and P are sealed into the bulb A and B and are kept in vertical direction। हमारे पास क्या है कि इंडिकेटर पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये P और P हैं जो कि वर्टिकली हैंग हुए हैं इसके अंदर। The other ends of the points are fixed in a horizontal beam carrying the mirror M। एक दूसरी हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे क्या है कि एक मिरर लगाया हुआ है। The bulbs are also connected to the side tube D and E for inducing the vapors of the solvent and the solution। One minute। Okay। अब यहाँ पे क्या है, एक साइड से हमारे पास क्या है वेपर्स आ रहे हैं सॉल्वेंट के, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन के वेपर्स आ रहे हैं। At the first, the pressure in the two bulbs are made equal by means of fine screw by adjusting the height of mercury। पहले हमने क्या किया कि ये जो मर्करी थी इसकी हाइट को बैलेंस कर दिया स्क्रू के थ्रू प्रेशर अप्लाई करके कि दोनों का हमारे पास जो है वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। दिस इज अचीव व्हेन द टू पॉइंटर जस्ट टच द मर्करी सरफेस। दोनों जो है वो उसके जो पॉइंटर्स हैं मर्करी की सरफेस को टच करें, एंड दिस कैन बी ascertained by observing the image of the pointers in the mirror। हमें कैसे पता चलेगा, वो मर्करी की सरफेस को टच करें उसको देखने के लिए डिफरेंट मिरर लगाए गए थे। दिस गिव द जीरो रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर। मीन हमने पहले इसको सेट कर लिया कि जीरो रीडिंग हमने ले ली कि जब पॉइंटर जो है मर्करी की सरफेस को टच कर रहे हैं। One of the bulbs is then connected by its side tube with the vapor of the solvent। एक साइड पे क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है और दूसरी साइड पे क्या होता है सोल्यूशन है। ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर द मर्क्यूरी लेवल इन द टू बल्ब्स आर डिस्प्लेस्ड। अब जो पहले इक्वल इक्वल थे वहाँ क्या हो गया कि अब जहाँ
मर्क्यूरी का लेवल है वो चेंज हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर कम है। The mercury level is brought back to the initial position by carefully tilting the apparatus। हम उस apparatus को मूव करने से केयरफुली, ताकि हमें पता चले कि कितना चेंज है, और साथ साथ उस रिजर्वायर को जितना वो चेंज आया उसको दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आने के लिए, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कितना चेंज आया। The mercury level is brought back to the initial position by carefully tilting the apparatus and adjusting the reservoir till the points P, P coincide again with the images। जैसे वो पहले थे उसी तरह उसी पोजीशन पे आ जाएं, उसी लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर वो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है। A ray reflected from mirror M now gave the different reading on the scale and then it made in the initial state। देखो पहले स्टेज में हमारे पास जितनी रीडिंग थी उसको हमने ज़ीरो कर दिया था, अब जितनी रीडिंग आ रही थी वो उनके डिफरेंस की इक्वल थी। From this difference, the difference in the vapor pressure P naught minus PS is determined। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर इसके वेपर प्रेशर जो है वो जो हमारे पास एक हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो स्टैंडर्ड हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल आ जाए, तब वो सब्सटेंस जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। कि किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो उस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर के ऊपर ये कोई भी सब्सटेंस बॉयल करना शुरू कर देता है। ये कोई भी लिक्विड जो है वो हमारे पास बॉयल होना शुरू हो जाता है। The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure become equal to the external pressure, जो कि हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is always less than that of the pure solvent। हमने पहले ही पढ़ लिया, देख लिया कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो जाता, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। As a consequence of the lowering of vapor pressure, the solution will boil at temperature higher than the boiling point of the pure solvent। अब जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मीन वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो उसके वेपर्स ज़्यादा बन जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या होता है कि सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होगा, लेकिन जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो उस कम वेपर प्रेशर वाले मटेरियल को एक्सटर्नल प्रेशर के तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। Due to the lowering of the vapor pressure, the solution will boil at temperature higher temperature पे boil होगा than the boiling point of the pure solvent। The difference between the boiling point of the solution and pure solvent at any temperature is known as the boiling point elevation of the solution। ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में जो डिफरेंस है, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और जो प्योर सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमारे पास कम है। तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ द सॉल्यूशन। The boiling point elevation of solution depend upon the nature of the solvent and the concentration of solute, but independent at least in dilute solution to the nature of the solute
ठीक है, हमने पीछे ही बात कर ली है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड किस पे कर रहा है कि सॉल्वेंट क्या है, किस नेचर का है, लेकिन सॉल्यूट की हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, उसकी यहाँ पे नेचर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। In order to understand the elevation of the boiling point, the vapor pressure of a pure solvent and the solution containing the same solvent are plotted as a function of the temperature. हमने क्या किया, x एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया और दूसरी साइड पे हमारे पास y एक्सिस में हमारे पास वेपर प्रेशर आ जाता है। The curve A, B and C, D represent the vapor pressure of the pure solvent and the solution respectively as a function of temperature. अब अगर हम ग्राफ को भी साथ साथ देखें तो हमारे पास क्या है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जितना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको रिप्रेजेंट किया, और सी और डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। अब क्या है, इस साइड पे क्या है, वेपर प्रेशर पी नॉट हम कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm जिसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और अगर हम सॉल्यूशन का देखें तो हर पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। देखो इस पॉइंट पे ये कम है, इसी पॉइंट पे ये ज़्यादा है, हर पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन के। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, साइड पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक टेम्परेचर आएगा जिस पे सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मीन सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया जब वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इस पोजीशन पे आ गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, टी नॉट टेम्परेचर। लेकिन टी नॉट पे अभी ये तो एटमॉस्फेरिक पे पहुंच गया लेकिन ये एटमॉस्फेरिक पे नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब है कि इसको और टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ताकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो जब टी नॉट था तो इसका अगर हम टेम्परेचर देखें, ये तो हमें पता है टी नॉट है तो पी नॉट है, मीन के प्योर सॉल्वेंट के लिए जितना हमारे पास जो आ रही है वो वैल्यू। लेकिन अगर हम इसको यहाँ देखें कि टी नॉट के ऊपर अगर हम चेक करना चाहें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है तो वो हमारे पास क्या आएगा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है। एक्चुअल में ये कम है एज कम्पेयर टू द प्योर सब्सटेंस या प्योर सॉल्वेंट। अब ए बी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, एंड सी और डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। Since the vapor pressure of the solution at all temperature is lower than that of the pure solvent, जो हमने देख लिया, the vapor pressure, that's why the vapor pressure temperature curve must lie below that of the pure solvent. जब solution का है ही कम तो इसलिए वो हर point के ऊपर जो है वो pure solvent से कम होगा। In order to reach the boiling point at some given external pressure जो कि P नॉट है, the solvent and solution must have to heated to temperature, हमें उसको हीट करना पड़ेगा सॉल्वेंट को भी और सॉल्यूशन को भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक at which their respective vapor pressure become equal to the given confining pressure, कि ताकि वो उनका जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए। As the diagram indicates, the solvent will attain the pressure P naught at the temperature T naught. हमने देख लिया जब उस टाइम अटेन करेगा जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा T naught, but solution must be heated to temperature T which is higher than T naught. ये पीछे हमने देख भी लिया यहाँ पे, ठीक है। There before the same pressure is reached, कि इस प्रेशर पर आने के लिए जो सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर द सॉल्यूशन मस्ट बॉयल एट टेम्परेचर हायर देन ऑफ द
pure solvent, the elevation of the boiling point of solution is given by, कितना इंक्रीज हुआ ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से टी नॉट जो था सॉल्वेंट के लिए था और टी कितना था सॉल्यूशन के लिए था। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो ये कौन कौन सा पॉइंट बनता है, ये जी और एफ पॉइंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो कितना है, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, टी जो सोल्यूशन का है जो हायर है माइनस कर दें टी नॉट जो लोअर है, और ये इनका डिफरेंस है विच इज कॉल्ड एज डेल्टा टी बी। बी हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं। The lowering of vapor pressure P naught minus Ps at temperature T naught is equal to the GE। अब lowering of vapor pressure क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ठीक है, किस टेम्परेचर के ऊपर, T नॉट के ऊपर, इज इक्वल टू डिफरेंस G एंड E, ठीक है। अब इसको देखें, द lowering of vapor pressure P naught minus Ps at temperature delta T naught is equal to GE, and since the P naught, the vapor pressure of pure solvent is constant, जो हमें पता है कि ये P naught एक हमने इसको सिंपली कह दिया कि ये कांस्टेंट आ रहा है जो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। It is evident that GE is proportional to the, और G और E का मतलब क्या है कि ये इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, ठीक है। GE is proportional to the change in vapor pressure, ठीक है। अब सिंपल इसको कह सकते हैं is proportional to P naught minus PS at that temperature। Near the boiling points, these curves are almost parallel as the molar heat of evaporation for the solution is nearly equal to that of the pure solvent। कि अब यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट से थोड़े से हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो सॉल्वेंट की और जो सॉल्यूशन होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उनकी तकरीबन सेम हो रही होती है। इन अदर वर्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। कि हमें पता है कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया, डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर में चेंज ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए कि ताकि वो उस टेम्परेचर तक पहुंच सके। हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी विच इज पी नॉट माइनस पी एस। हम इस यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं फ्रॉम एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है डेल्टा पी, अगर पहली इक्वेशन याद करें रॉड्स लॉ वाली, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि इसके इक्वल था। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी है, पी नॉट नहीं है, तो इस पी नॉट को अगर हम इस साइड पे ले जाएं, ठीक, तो यही इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट n2 ओवर n1 प्लस n2। हमें पता है कि ये सारी टर्म्स क्या हैं, where n1 and 2 represent the moles of solvent and solute respectively, and for dilute solution हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n2 को इग्नोर कर रहे हैं, हमने पीछे भी किया, as compared with the n1 in the denominator, और इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे n2 को, तो ये n2 ओवर n1 बन गया, बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, सेम आ गई। अब n2 क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट थे, और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ दी सॉल्वेंट था। तो जब मोल्स निकालते हैं तो मोल हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ये सॉल्वेंट के लिए 1 यूज हो रहा था, तो ये आ गया। अब ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये m1 जो है वो इक्वेशन के ऊपर चला जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, सेम। अब अगर हमारे पास for a solvent at any temperature
एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो पी नॉट है, प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह उसका जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उनको अगर यहाँ पे ख़त्म करना है, मीन इसको ख़त्म कर दें, तो पीछे क्या रह गया, N2/W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी। अब हमें, मैंने पीछे भी देख दिया था, डेल्टा पी किसके इक्वल है, डेल्टा टी बी के इक्वल आ जाता है कि उसके प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2/W1। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि हमारे पास क्या है, के बी है। एक कांस्टेंट लगा दिया हमने और बाकी हमारे पास क्या है, N2 अगर 1 मोल है, अगर सलूट के 1 मोल हम ऐड कर रहे हैं और ये जो सॉल्वेंट की मैस किस में ऐड कर रहे हैं, 1 kg या 1 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो अगर ये दोनों टर्म 1 हो जाए तो हम ये क्या कहते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। Kb is a constant called the molar elevation boiling point constant, or simply we call abelioscopic constant। अब ये मोलल क्यों कह रहे हैं इसको, आपने पीछे देखा होगा कि हम यहाँ पे जो मैस ले रहे हैं वो मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में ले रहे हैं। हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स जब देखी थी तो हमने कहा था कि सॉल्वेंट को अगर हम मैस में ले रहे हैं तो वो हमारे पास मोलल सॉल्यूशन बनते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कहना है कि इस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। It can be defined as the elevation in the boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent। ठीक है, अब जब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट था, मीन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट था, वो इक्वेशन के जब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो क्या बन गया, के बी इज इक्वल, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 इंटू N2/W1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे उसको भी डाल सकते हैं। वो क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो अब हमारे पास इक्वेशन है, हम क्या कर सकते हैं, इस M2 को एवेल्युएट कर सकते हैं, हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। M2 क्या है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे चल जाएगा और डेल्टा टी बी इक्वेशन के इस साइड पे आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम रह जाएंगी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं, वेयर W2 इज द mass of solute, W1 is mass of solvent, and 2 is molecular mass of the solute, and delta TB is elevation of boiling point, and delta KB is equal to molar boiling point elevation temperature constant। तो हम इस तरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। So this is our enough for our this lecture।